जय हिंद दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर वही हुआ जिसका डर था। ताजा खबर यह है कि भारत के जहाजों के ऊपर जो कि इस रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे थे उसके ऊपर ईरान के द्वारा हमला किया गया है और ये हमला ईरान की जो आईआरजीसी टीम है उसके द्वारा किया गया है। यानी कि ईरान ने तो खुद परमिशन दी थी। थोड़े दिन पहले की खबर थी जब ईरान के द्वारा यह कहा गया था कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दिया है। बंद क्यों किया गया था? क्योंकि ईरान का मानना था कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा जाएगा तो उससे अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका के द्वारा भी ब्लॉक किया गया तो फिर ईरान के ऊपर उल्टा दबाव बनना शुरू हुआ। इसलिए ईरान ने कहा कि अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ओपन कर रहे हैं। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गई थी तभी तो भारतीय जो जहाज है वो यहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे और जब भारतीय जहाज यहां से निकले तो उनके ऊपर ईरान के द्वारा हमला कर दिया गया और 2 टैंकर्स थे भारत के जिनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। अब इसका ये जो नुकसान है वो कौन भरेगा, कौन इनका जो पूरा खर्चा है वो उठाएगा, ये तो अभी पता नहीं चला है। लेकिन आगे अनुमान यह लगाया जा रहा है कि ईरान भारत के साथ में जो खुद के संबंध है वो कहीं बिगाड़ ना ले, क्योंकि जैसे ही ये घटना घटित हुई भारत के जो विदेश सचिव है उन्होंने तुरंत जाकर के ईरान के जो कि एम्बेसी के राजदूत है उनसे बात की, उनसे मुलाकात की और ये बताया उनको कि भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं, एशियंट समय से, और हमें इन रिश्तों को खराब नहीं करना है। लेकिन ईरान के द्वारा भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के जो फेवरेट फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर है वो अमेरिका के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और अमेरिका की जो इंटेलिजेंट एजेंसी है उन्होंने खुद आसिफ मुनीर को अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बताया है। और वो क्यों बताया है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्यों डोनाल्ड ट्रंप आसिफ मुनीर से अब डरने लगे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं पाकिस्तान आना, लेकिन फिर जो इंटेलिजेंट एजेंसी है वो ये बता रही है कि आपका पाकिस्तान जाना आपके लिए खतरे की घंटी बनेगा। तो इन सारी चीजों के लिए हम जानेंगे। दोस्तों दरअसल हुआ क्या, भारत के 2 शिप जिसपे इंडियन फ्लैग लगा हुआ था वो इस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। कहां से? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। लेकिन इनके ऊपर ईरान के द्वारा अचानक हमला कर दिया जाता है। जैसे ही ईरान के द्वारा इनके ऊपर हमला किया जाता है खबर निकल कर यह आती है कि कुछ ऑडियो जो है वो लीक हुए, यानी कि हमारे जो शिप चलाने वाले पायलट्स थे उनके द्वारा बातचीत की गई, कम्युनिकेशन किया गया ईरान की आईआरजीसी की टीम के द्वारा। लेकिन जैसे ही ईरान की आईआरजीसी टीम के साथ में कम्युनिकेशन करने की कोशिश की गई ये कम्युनिकेशन ठीक से हो नहीं पाया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जैसे ही हमारे जहाज ने निकलने की कोशिश की तो ईरान की मिसाइलें उनके ऊपर आकर के गिर गई और बम गोलाबारी शुरू हो गई। तो ये कहीं ना कहीं भारत और ईरान के बीच में जो रिश्ते हैं उनको खराब कर देता था अगर भारत तुरंत जाकर के ईरान के राजदूत के साथ में वार्तालाप नहीं करता। फिर जब जैसे ये बात हुई तो बताया गया कि ये जो भी कुछ हुआ है ये एक मिसकम्युनिकेशन था। जैसे ही भारत के जहाज के ऊपर हमला किया गया था तो हमारे और भी जो जहाज वहां पे लगे हुए थे उन्होंने तुरंत वहां से बैक ले लिया, यानी कि यू टर्न ले लिया और वो फिर से पीछे की ओर चले गए। उनका यह मानना था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के ऊपर फिर से अटैक कर दिया जाए, क्योंकि जब हमारे जहाज यहां से निकल रहे थे तो उन्होंने इस तरह की बात कही थी ईरान से कि हमने पहले परमिशन ली है आपसे, उसके बाद में हम यहां से निकल रहे हैं, मतलब हमारी कोई ऐसी गलती नहीं है जो आप हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो। लेकिन फिर भी ईरान की जो आईआरजीसी टीम है वो नहीं सुनी और भारत के जो जहाज है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हमारे जो विदेश सचिव है उन्होंने जैसे ही ईरान के राजदूत के साथ में मुलाकात की उन्होंने बताया कि भारत और ईरान के रिश्ते कभी खराब नहीं हो सकते, इन चीज को हम यहीं पे खत्म करते हैं, जो भी चीज घटित हो गई है वो एक मिसकम्युनिकेशन है। अब दोस्तों बड़ी बात यह है कि भारत का जो ये नुकसान हुआ है क्या ईरान वो नुकसान भरपाई करेगा? क्योंकि 2 ये जो जहाज हमारे डिस्ट्रॉय किए, जो हमारा ऑयल बर्बाद हुआ, क्या ईरान वो हमको सस्ते दाम में या फिर वैसे ही दे पाएगा? क्योंकि ईरान के पास में मैंने आपको बताया है कि जो खर्ग आइलैंड है वहां पर बहुत ज्यादा तेल निकलता है। अगर ईरान चाहे तो भारत की जरूरत की जो पूर्ति है वो सिर्फ वहां से कर सकता है। अब देखना होगा कि क्या होता है। दूसरी बात, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जो खुद का यूरेनियम इनरिचमेंट है वो हमें टेक ओवर करने को तैयार हो चुका है, यानी कि हमें देने को तैयार हो चुका है। अब ये चीज अच्छी बात थी कि ईरान के द्वारा अमेरिका को जो खुद का यूरेनियम है वो दिया जा रहा है, तो फिर युद्ध रहेगा ही किस बात के लिए? क्योंकि अमेरिका तो यही चाहता है कि ईरान के पास में जो 450 kg के आसपास यूरेनियम पड़ा हुआ है वो यूरेनियम अमेरिका को दे दे। अगर ये यूरेनियम अमेरिका को दे देगा तो फिर डर किस बात का रहेगा? किसी बात का नहीं, क्योंकि अमेरिका को डर तो इसी बात का है कि कहीं ईरान परमाणु बम ना बना ले। अब अगर ईरान ये यूरेनियम इसको दे देता है तो फिर अमेरिका युद्ध विराम हमेशा के लिए करने को तैयार है। लेकिन आगे चल करके एक बात सामने निकल कर आई कि ईरान के द्वारा मना कर दिया गया, नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर, ईरान डिनाइज ट्रम्प्स क्लेम। ईरान के जो संसद के स्पीकर है जिनका नाम अलीबाग है उनके द्वारा ये कहा गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है
वो बहुत बड़े झूठे हैं। उन्होंने 1 घंटे में ही 7 झूठ बोल दिए, 7 क्लेम किए और सातों के सातों ही झूठ है। उनका ये कहना था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बेवजह ही झूठ बोल रहे हैं कि हमने कोई भी यूरेनियम को लेकर के डील की है। हमने ऐसी कोई डील नहीं की, हम अमेरिका को यूरेनियम नहीं देने वाले हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में स्टोरी बताई थी कि जिन जिन देश ने अमेरिका को यूरेनियम दिया, आज उन देश के कितने बुरे हाल है। अगर ईरान अमेरिका को यूरेनियम दे देता है तो ईरान सिर्फ और सिर्फ मार खाएगा हमेशा, ईरान पूरा बर्बाद हो जाएगा। जो अलीबाग यानी कि जो संसद के स्पीकर है, उनका यह कहना है कि अगर हम यूरेनियम अमेरिका को दे देते हैं तो फिर ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करके अमेरिका यहां से जाएगा, बढ़ना नहीं जाएगा। दूसरी बात, ईरान का यह कहना है कि भले ही अमेरिका के पास में पैसे बहुत ज्यादा हो, हमारे पास में उतने पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो टेक्नोलॉजी है, वो अमेरिका के साथ लड़ने के लिए पर्याप्त है। मतलब हम अमेरिका के साथ में पर्याप्त रूप से लड़ सकते हैं। इस तरह का बयान इनके द्वारा दिया गया। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जो मैंने आपको बताया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन की गई थी, उसके बाद में ही हमारे जहाज निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये की गई थी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा ही। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियर कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली ओपन फॉर रिमाइंड्स ऑफ सीजफायर, यानी कि जो सीजफायर के दिन बचे हुए हैं उतने दिन के लिए पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन की गई। मतलब कि जो 22 अप्रैल लास्ट डेट है, 2 वीक्स पूरे होने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन किया गया था, और ये जो सीजफायर करवाया गया था 2 वीक्स के लिए, वो 2 वीक्स 22 अप्रैल को पूरे हो जाएंगे। तो तब तक के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ओपन थी, लेकिन फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अटैक किया जाना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि भारत के ऊपर अटैक करना कहीं भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं वो खराब ना कर दे। जो ईरान हमेशा से कहता आया है कि इंडिया उसका बहुत अच्छा मित्र है, आज वही ईरान भारत के ऊपर, यानी कि भारत के जहाजों के ऊपर अटैक कर रहा है, और भारत इसके ऊपर रिटेलिएशन करने की जगह इसके जो राजदूत है उनसे शांति वार्तालाप कर रहा है, उनसे ये उम्मीद कर रहा है कि आगे से ऐसी चीजें ना हो। भारत का इतना शांत रवैया कभी देखा नहीं गया है। भारत हमेशा से कोशिश करता आ रहा है कि जो भी बातें हैं पीस और डिप्लोमेसी से सुलझा ली जाए। अगर ये बातें उलझी रहेंगी तो प्रॉब्लम्स दोनों देशों के लिए क्रिएट हो जाएंगी। दोस्तों, दरअसल चल क्या रहा है, ईरान के अंदर ये सारी जो मिसकम्युनिकेशन है वो क्यों हो रही है? क्योंकि ईरान के अंदर समझ नहीं आ रहा है कि सत्ता किसकी चल रही। प्रॉब्लम ये है कि ईरान के जो लीडर्स है, ये फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के प्रेसिडेंट, ये दोनों चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में सीजफायर हो जाए, ये युद्ध विराम हो जाए और ईरान की जो इकोनॉमी है वो अच्छे से चलने लगे। इनका ये मानना है कि ईरान के ऊपर से जितने भी सैंक्शंस लगे हुए हैं वो सारे के सारे सैंक्शंस हटा लिए जाए अमेरिका के द्वारा, और जैसे ही सैंक्शंस हटाएंगे ईरान सारे के सारे देशों के साथ में व्यापार कर लेगा। दूसरी बात, ईरान के जो पैसे फ्रीज किए गए हैं, यानी कि जो डॉलर फ्रीज किए गए हैं, ईरान चाहता है वो डॉलर को रिलीज कर दे अमेरिका, और जैसे ये डॉलर रिलीज हो ईरान की इकोनॉमी तेजी से बूम कर जाए। इन दोनों का ये मानना है। लेकिन ईरान की जो आईआरजीसी के लीडर्स है, ईरान की जो आईआरजीसी की टीम है, वो चाहती है कि यदि हम अमेरिका के साथ में आज हथियार डाल देते हैं तो अमेरिका हमको पूरा खत्म करेगा। अमेरिका बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका की बात पे विश्वास करना मतलब खुद को धोखे देने वाली बात है। तो आईआरजीसी की टीम जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि युद्ध खत्म हो, और ये दोनों के दोनों जो लीडर है वो चाहते हैं युद्ध खत्म हो। तो ये तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दे रहे हैं। इन्होंने खुद ट्वीट करके ये बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर दी गई है, लेकिन फिर आगे चल के यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ओपन ही नहीं हुई है, क्योंकि आईआरजीसी की टीम मान ही नहीं रही इनकी बात। आईआरजीसी की टीम अटैक पर अटैक की जा रही, तो साफ दर्शा रहा है कि अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो पूरे कंट्रोल में किसके हैं? आईआरजीसी के। आईआरजीसी जैसे चाहेगी ईरान को चलाएगी। फिलहाल में ईरान की जो भी डिसीजन वगैरह है बोलेगी युद्ध के मामले में। तो अभी ये जो सरकार है वो कर नहीं पा रही। दूसरी बात, ट्रंप का कहना है कि मैं ये बता दूं पहले ही, अगर 22 अप्रैल के दिन कोई डील फाइनलाइज नहीं होती है, मतलब कि सीजफायर को लेकर के ये सीजफायर आगे नहीं चलता है, तो मैं ईरान को इतना ज्यादा बर्बाद करूंगा, ईरान के ऊपर इतना ज्यादा बम गोले बरसाऊंगा कि ईरान अब सीजफायर करने की भी स्थिति में नहीं खड़ा रहेगा। मतलब इतना बर्बाद किया जाएगा अब ईरान को। तो ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है? ये ट्रंप के द्वारा क्लियर धमकाया जा रहा है जो है ईरान है उसको। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर अब एक रेड फ्लैग बनता जा रहा है यूएस के लिए, क्योंकि ये सब कुछ यूएस की जो इंटेलिजेंट एजेंसीज है उन्होंने वार्न किया है ट्रंप को। अब हुआ क्या है लफड़ा, थोड़ा सा आप ये समझिए। जिसको ट्रंप फेवरेट फील्ड मार्शल कह रहे हैं, आसिफ मुनीर को, जो कि ट्रंप के साथ में जाकर के मिल चुके हैं, ट्रंप से बातें की हुई है, ट्रंप इनको हमेशा से अपना जो करीबी है वो बताते आ रहे हैं, ये ईरान के साथ में मिलकर के एक बड़ा गेम खेल रहे हैं अमेरिका के साथ में। इस तरह का जो इल्जाम है वो अमेरिका की इंटेलिजेंट के द्वारा लगाया गया है। इनका ये कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर के
अमेरिका के साथ में गेम खेला था, उसी तरह का गेम आईआरजीसी की टीम के साथ में मिलकर के अमेरिका के साथ में खेला जा रहा है। कैसा गेम? जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका फंसा हुआ था, तब पाकिस्तान अमेरिका से डॉलर लेता था और वहीं पे तालिबान को पनपने में हेल्प करता था, और वही तालिबान ने आगे चल के अमेरिका को वहां से भगाया। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ में मिलकर के ही अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ था पाकिस्तान। तो ये प्रॉब्लम किसके लिए खड़ी हो गई थी? अमेरिका के लिए। अब हुआ क्या, ये जो आसिफ मुनीर है, इनका संबंध बताया जाता है आईआरजीसी के साथ में, यानी कि आईआरजीसी के साथ में इनका बहुत अच्छा रिलेशन है और ये आईआरजीसी के साथ में मिले जुले हैं। तो अब अनुमान ये है कि ये पाकिस्तान अमेरिका का जो सीजफायर है वो कराने की कोशिश करके अमेरिका से पैसे ले लेगा, अमेरिका और ईरान से काफी ज्यादा फायदा मुनाफा कमा लेगा, और उसके बाद में भी आईआरजीसी की टीम की हेल्प करेगा, आईआरजीसी के साथ में खड़ा होगा और अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा, अमेरिका को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो ये बयान अमेरिका की जो इंटेलिजेंट एजेंसी है उसके द्वारा दिया गया है। ईरान के पक्ष में पाकिस्तान हमेशा खड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी मुद्दे पे देख लीजिए। यूएन के अंदर यदि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ईरान के लिए, तो पाकिस्तान उसके साथ में आगे जाकर के खड़ा हो जाता है। तो ये साफ दर्शा रहा है कि ईरान का साथ नहीं छोड़ सकता पाकिस्तान। अब देखना ये होगा कि जो पाकिस्तान बीच में फंसा हुआ है, ये पाकिस्तान कैसे निकलता है ईरान और अमेरिका के बीच ये युद्ध विराम करवा करके और हमेशा के लिए सीजफायर करवा के। दोस्तों देखना होगा ये जो मंडे को टास्क होने वाली है, यानी कि आज इनके बीच में जो ये टास्क होने वाली है अमेरिका और ईरान के बीच में इस्लामाबाद में सेकेंड राउंड की, इसमें क्या निकल कर आता है और क्या नहीं, हम कल की क्लास में जानेंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।